तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन अपना, द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन, यानी कि क्रांति की शुरुआत कैसे होती है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि लुई 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फॉर रीज़न यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन। ठीक है, यानी कि आप प्रीवियस सेक्शन में पढ़ चुके हैं कि जो लुई 16 थे वो उन्होंने टैक्सेस को बढ़ा दिया था, और रीज़न क्या था। तो आगे दिया हुआ कि हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन about doing this in France of the old regime. The monarch did not have the power to impose taxes according to will his alone. यानी कि फ्रांस के जो पुराने सिस्टम के हिसाब से, पुराने रूल रेगुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो जो फ्रांस का जो राजा हुआ करता था वो अकेले ही अपनी मन मर्जी से टैक्सेस को बढ़ा नहीं सकता था। ठीक है, उसके लिए उसे क्या करना पड़ता था ये जानिए। Rather he had to call a meeting of the state generals, यानी कि क्या लिखा हुआ है, rather he had to call a meeting of the state generals which would then pass his proposal for the new taxes, यानी कि उसे स्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलानी पड़ती थी जो कि टैक्सेस को पास करते थे, उसके प्रपोजल को पास करते थे। द स्टेट जनरल्स वॉज पॉलिटिकल बॉडी टू विच the three states sent their representatives. However, monarch alone could decide when to call meeting of this body. The last time it was done in 1614. यानी कि जो मोनार्क थे, जो फ्रांस के जो राजा हुआ करते थे, वो क्या करते थे, वो मीटिंग बुलाते थे स्टेट जनरल्स की। और स्टेट जनरल्स क्या थी, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी कह सकते हैं। इसमें क्या थे, इसमें तीनों जो स्टेट्स थे, यानी कि हमने बताया था आपको नोबेल्टी, क्लेर्गी और कॉमन मैन, ये सब लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते थे। लेकिन ध्यान रहे कि जो सम्राट थे, यानी कि जो किंग थे, वही डिसाइड करते थे कि इसकी बैठक कब बुलानी है। ठीक है, और इसकी अंतिम बैठक जैसा कि लिख रखा हुआ है यहाँ पे कि 1614 में बुलाई गई थी लास्ट टाइम। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। On 5 May 1789, Louis XVI called together an assembly of the state generals to pass the proposal for a new taxes. अब देखो इसमें बात ये करी जा रही है कि जो लुई 16 थे वो क्या किए, अब वो बैठक बुला रहे हैं 5 मई 1789 को। क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि उनको टैक्सेस को इंक्रीज़ करना था। ठीक है, और रिस्प्लेंडेंट हॉल इन वर्साइलेस वॉज प्रिपेयर टू होस्ट द डेलीगेट्स, यानी क्या था, एक आलीशान भवन बनाया गया था वर्साइलेस। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए कि वहाँ पे डेलीगेट्स को बुलाया जाएगा और बैठक होगी। अच्छा, फिर देखो क्या लिखा हुआ है कि द फर्स्ट एंड द सेकंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच, यानी कि हमने आपको बताया था नोबेल्टी, क्लेर्गी और कॉमन मैन, उन्होंने क्या किया था, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे, यानी कि उन्होंने 300 भेजे, उन्होंने भी 300 भेजे थे। ठीक है, एंड हु वर सीटेड इन द रोज फेसिंग to each other on the two sides, while the 600 members of third states had to stand in the back, यानी कि 300 लोग को आमने सामने बैठा दिया गया, यानी कि नोबेल्टी और क्लेर्गी के रिप्रेजेंटेटिव्स को आमने सामने बैठाया गया, और जो कॉमन मैन के जो लोग थे 600 लोग, उनको साइड में पीछे खड़ा कर दिया गया। पहले तो उनकी बेइज्जती यहीं कर दी गई। अच्छा, अब देखो इसमें क्या हो रहा है बात, इसमें बात ये हो रही है कि जो थर्ड स्टेट्स थे, ठीक है, तो थर्ड स्टेट्स वर रिप्रेजेंटेड बाई इट्स मोर प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर्स। अच्छा, ऐसा नहीं था कि इसमें बहुत ज़्यादा लोग अनपढ़ थे या फिर बहुत बेकार लोग थे थर्ड स्टेट्स में। उसमें कौन कौन से लोग आए थे, उन रिप्रेजेंटेशन करने कौन कौन से लोग आए थे, एजुकेटेड मेंबर्स आए थे। ठीक है, अब कुछ लोग को मनाही थी, जैसे कि पीजेंट्स हो गए, आर्टिसेंस हो गए, वुमेन हो गए, इन लोग को असेंबली हॉल में एंटर नहीं करने दिया गया था। थर्ड स्टेट्स की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा, आगे देखिए, हाउएवर देयर grievances and demands were listed in some 40,000 letters which were represented had brought with them, यानी कि थर्ड स्टेट्स के जो भी रिप्रेजेंटेटिव आए थे वो इन बच्चों को या फिर महिलाओं को या फिर जो भी लोग थे उनको असेंबली हॉल में घुसने नहीं दिया गया था, लेकिन उनके लेटर्स लेकर के वो आए थे। ठीक है, उसमें 40,000 लेटर उनके पास थे और उनकी मांगों की सूची बनाई गई थी, और ये रिप्रेजेंटेटिव्स अपने साथ लेकर के आए थे। आगे देखिए क्या भरी जा रही है कि वोटिंग इन द स्टेट जनरल्स इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट। अच्छा, क्या था कि स्टेट जनरल्स के नियम के अकॉर्डिंग प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था, एक वोट देने का उसको अधिकार था, हर स्टेट को एक वोट देने का अधिकार था। एंड दिस
time to Louis XVI was determined to continue the same practice। अच्छा, इसमें भी लुई 16 ने क्या किया, सेम प्रैक्टिस अपनाया, सेम सेक्शन अपनाया, सेम रूल अपनाया। क्या किया, बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल। लेकिन स्टेट जनरल के जो थर्ड स्टेट जनरल के लोग थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि पूरी सभा द्वारा मतदान कराना चाहिए, जिसमें ताकि क्या हो, ताकि प्रत्येक सदस्य को एक एक मत देने का अधिकार मिले। ठीक है, दिस was one of the democratic principles put forward by the philosophers like Rousseau in his book The Social Contract। अच्छा, ये जो जो आवाज़ आई असेंबली हॉल में कि भाई सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, ये रूसो की दिमाग की उपज थी। ये जीन जैकस रूसो की बात कर रहे हैं, और ये उन्होंने ये बात अपने बुक लिखी थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखी थी। ठीक है, ये एक बुक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसको आप जानिएगा। अच्छा, when the king rejected this proposal, members of third state walked out of the assembly in the protest। यानी कि उनको वोट नहीं देने दिया गया, और जब उन्होंने मांग भी करी तो किंग ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया। इस वजह से उन्होंने क्या किया, वो असेंबली हॉल को छोड़ के बाहर निकल गए विरोध करते हुए। फिर क्या हो रहा है, the representatives of the third states viewed themselves as a spokesman for the whole French nation। यानी कि जो थर्ड स्टेट जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, थर्ड स्टेट्स के जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने क्या किया, अपने आप को एक लगे स्पोक्स पर्सन मानने, अपने आप को प्रवक्ता लगे मानने। ठीक है, अच्छा, ऑन 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल इन द इंडोर ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ द वर्साइलेस। और वो गैदर्ड हो गए, इकट्ठे हो गए 20 जून को असेंबली हॉल के टेनिस कोर्ट में वो इकट्ठे हो गए। किसके असेंबली हॉल में, वर्साइलेस के टेनिस कोर्ट के असेंबली हॉल में वो इकट्ठे हो गए, और क्या किए, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स अ नेशनल असेंबली सो नॉट टू द डिस्पायर टिल दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। ठीक है, और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली में घोषित कर दिया और शपथ ली। क्या शपथ ली, कि जब तक किंग की शक्तियों को, जब तक सम्राट की शक्तियों को हम कम करने वाला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं तैयार कर लेंगे, तब तक असेंबली को हम भंग नहीं करेंगे, असेंबली को ख़त्म हम नहीं करेंगे। अच्छा, इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखिए। अच्छा, अब इन लोगों को लीड कौन कर रहा था, ये भी तो जानना ही है। थर्ड स्टेट में थे तो बहुत सारे लोग, पढ़े लिखे लोग, एडवोकेट वगैरह थे, लेकिन दे वर लीड बाय द मीरबाऊ एंड अबेसीज। ठीक है, यानी मिराबियो एंड अबेसीज ने इनको लीड किया था। ये कौन थे, ये मिराबियो, देखो मिराबियो की बात करी जा रही है। मिराबियो वॉज बॉर्न इन द नोबल फैमिली बट वॉज कन्वीनियंस टू द नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ अ फ्यूडियल प्रिविलेज। यानी क्या था, मिराबियो का जो जन्म था वो एक बड़े परिवार में हुआ था, नोबल फैमिली में हुआ था। ठीक है, लेकिन वो क्या था, वो ये सामंती विशेषाधिकारों को समाज वाले इसको ख़त्म करने की ज़रूरत से सहमत था। वो नहीं चाहता था कि ये सब सिस्टम चले। कैसा सिस्टम, वो फ्यूडियल प्रिविलेज को नहीं चाहता था, सामंती व्यवस्था इसको कहते हैं। ठीक है, जिसके तहत सारा पावर किंग के पास हो। अच्छा, आगे देखो यहाँ पे, ही बॉट आउट अ जर्नल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड्स असेंबल्ड एट वर्साइलेस। यानी कि क्या करता था वो, उसने एक पत्रिका निकाली, और जो भी वर्साइलेस में जो लोग जुटे हुए थे, भीड़ थे, उसके सामने बहुत ही ज़बरदस्त वो भाषण देता था, बहुत ही शानदार वो उसने स्पीच वगैरह दिया। आगे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, टेनिस कोर्ट में लोग ओथ ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं। ठीक है, और जो भी चीज़ें हमने अभी आपको ऊपर बताई, उसी के बारे में बात करी जा रही हैं। और अबेसीज क्या था, वो तो हमने उसके बारे में बता दिया, मिराबियो के बारे में। और अबेसीज कौन था, अबेसीज एक प्रिस्ट था, यानी एक फादर था किसी का, उसका। हाँ, तो यहाँ पे बात करी जा रही, अबेसीज ओरिजिनली अ प्रिस्ट रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट कॉल्ड व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। यानी कि अबेसीज क्या था, एक बहुत अच्छा एक कह सकते हैं प्रिस्ट था, जिसने एक पम्पलेट लिखा था। पम्पलेट आप कह सकते हैं पर्चा समझ लीजिए। और उसमें क्या लिखा था, उसका टॉपिक क्या था, व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट है क्या एक्चुअल में। ठीक है, आइए जानते हैं कि while the National Assembly was built as Versailles drafting a constitution, the rest of France seized with turmoil। ठीक है, यानी कि जिस वक्त नेशनल असेंबली
संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, तो पूरा फ्रांस क्या था, आंदोलित हो रहा था। पूरे फ्रांस में परेशानी थी, टर्माइल मीन्स प्रॉब्लम हो गई थी इकट्ठी। अब क्या था कि अ सीवियर विंटर हैड मींट अ बैड हार्वेस्ट, द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड हॉर्डेड द सप्लाई। यानी क्या थी, ठंड, कड़ाके की ठंड के कारण जो फसल थी वो मारी गई थी, और जो भी पावरोटी थी यानी जो ब्रेड थी उसकी कीमतें क्या थी, आसमान छू रही थी, मतलब उसकी प्राइस को बढ़ा दिया गया था। ठीक है। आफ्टर द स्पेंडिंग आवर इन द लॉन्ग क्वेस्ट क्यूज इन द एट द बेकरी, crowds of angry women stormed into the shops. At the same time, the king ordered troops to move into the Paris. On 14 July, the agitated crowds stormed the destroyed the Bastille. यानी कि जब घंटों खड़े रहना पड़ता था एक छोटे से ब्रेड के लिए। ब्रेड क्यों? क्योंकि वहाँ का वो स्टेपल फूड था। बेकरी की दुकान पे घंटों तक इंतज़ार के बाद जब कुछ नहीं मिला तो गुस्साई जो भी लेडीज़ थीं, औरतें थीं, उन्होंने दुकान पर धावा बोल दिया। और दूसरी तरफ क्या किया, दूसरी तरफ जो सम्राट थे लुई 16, उन्होंने क्या किया, पेरिस में सेना को प्रवेश करने की अनुमति दे दी। और इसी गुस्साई भीड़ ने क्या किया, फिर 14 जुलाई को बास्तील पे आक्रमण कर दिया। ठीक है। बास्तील के बारे में हमने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था, वीडियो के फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि बास्टाइल क्या था, वो फ्रांस के राजा का वो पावर शो करता था, वो सिंबल ऑफ द पावर था। किसी को कोई बदमाशी कोई करता था तो उसको उठा के उसी जेल में डालता था वो। आगे देखिए, इन कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मैनर हैड हायर्ड बैंड ऑफ द ब्रिगेंड्स हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय देयर क्रॉप्स। अच्छा, और जो देहाती इलाके थे, कह सकते हैं कि जो भी गांव वाले इलाके थे, वहाँ पे देहाती इलाकों में गांव-गांव में अफवाह ये फैल गई थी कि जो भी जागीर हैं, वो क्या कि वो मालिकों ने अपने भाड़े पे बहुत बड़े-बड़े लठैत या लुटेरों के गिरोह को बुला लिया है। अच्छा, क्यों बुला लिया है? जो कि उनके पकी हुई फसलों को तबाह करने के लिए निकल पड़े हैं। एक ऐसा रूमर फैल गया था। अच्छा, अब जब ये रूमर फैल गया है तो अब इसके आगे देखिए, कॉट इन द फ्रेंजी ऑफ द फियर, पीजेंट्स, अब इस चीज़ का डर हो गया पीजेंट्स के मन में कि ये भाई लोग आ रहे हैं, हमारी फसल को भी बर्बाद कर देंगे, और उधर फसल की कीमतें आसमान छू रही थी। तो कॉट इन द फ्रेंजी ऑफ फियर, पीजेंट्स इन द सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स सीज्ड होज एंड pitchforks and attacked Chattox. They looted, hoarded grain, and burned down documents containing records of the Montreal dues. A large number of nobles fled from their homes, many of them migrating to the neighboring countries. इसका मतलब क्या था? कई ज़िलों में जितने भी डरे हुए लोग थे उन्होंने क्या किए, किसान कुदाल और बेलचे ले करके, जो भी कह सकते हैं आप, उनके जो भी इक्विपमेंट्स, जो भी टूल्स वगैरह थे, जो भी पीसेंट्स के होते हैं, उन्होंने ले करके आक्रमण कर दिया दूसरों के ऊपर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अन्न भंडार को लूट लिया, और जितने भी लगान संबंधी दस्तावेज थे, जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, उसको जला के राख कर दिया। ठीक है। और जो नोबल्स थे वो क्या किए, अपनी जान बचाने के लिए भाग गए, छोड़ छाड़ के अपनी सारी चीज़ें। अच्छा, कुछ लोग तो दूसरे स्टेट में जाके रहने लगे, और कुछ लोग नेबरिंग कंट्रीज में जा कर के रहने लगे। ये बात हो रही थी। ठीक है। आगे देखिए, फेस्ड विद द पावर ऑफ हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट, लुई 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल दैट हिज पावर वुड नाउ टू बी चेक्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अपनी जो राजा थे, अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16 जो थे, अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी, और ये भी मान लिया कि उनकी जो भी सत्ता है, यानी उनकी जो भी शक्ति है, अब वो संविधान उस पर राज करेगा। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन उस पर राज करेगा, यानी उनकी जो भी पावर रहेगी अब संविधान के थ्रू उसको चेक कर लिया जाएगा। ऑन द नाइट 4 अगस्त 1789 the National Assembly passed the decree abolishing the feudal system of the obligation and taxes. ठीक है। and members of the clergy too were forced to give up their privileges. यानी कि बात क्या करी गई यहाँ पे कि 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने जो भी टैक्स थे या जो भी राइट्स थे, ठीक है, उसको ख़त्म कर दिया। फ्यूडल सिस्टम के जो भी राइट्स वगैरह थे उसको ख़त्म कर दिया, और क्लेर्गी मेंबर्स को भी ये कहा गया कि भाई ऐसा है, आप लोग भी अपनी प्रिविलेजर राइट्स को छोड़ दिए, जो आपको जन्म से ही मिल रहे हैं उसको भी, उस राइट्स को भी छोड़िए। यानी कि टैक्स अगर कुछ बढ़ता है तो आपको भी टैक्स भरना है।
ठीक है, आइए यहाँ पे आगे देखते हैं। टीरेज वर एबॉलिश्ड एंड लैंड्स ओन्ड बाय द चर्चेज वर confiscated. As a result, the government acquired assets worth at least 2 billion livres. यानी कि क्या हुआ, ये एक तरीके का धार्मिक कर था, ठीक है, टेदिस एक तरीके का धार्मिक कर था, तो टेदिस जो था उसको कर को समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व की वाली जो भी ज़मीन थी उसको जब्त कर ली गई। यानी कि नोबेल्टी और क्लेर्गी का ही राज हुआ करता था और उनकी ज़मीन को भी जब्त कर लिए थर्ड स्टेट्स के लोग, ठीक है। और इस प्रकार क्या हुआ, मतलब समझिए इस तरीके से कम 2 बिलियन लिवरे का मतलब हो गया 20 बिलियन 20 अरब, हाँ 20 अरब लिवरे की संपत्ति सरकार के हाथ में अब आ गई थी। सरकार किसकी थी अब स्टेट जनरल, थर्ड स्टेट जनरल वगैरह चला रहे थे अब, ठीक है, कि राजा तो अभी भी वही थे, लुई 16 ही थे, लेकिन अब उनकी पावर को चेक किया जा रहा था। इस सेक्शन में देखिए फ्रांस बिकम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बारे में जानेंगे कि फ्रांस जो है वो कैसे संवैधानिक राजतंत्र बन गया, ठीक है। यहाँ देखें आप, द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। यानी कि नेशनल असेंबली जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट कब बनाई, 1791 में, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यानी इसका मेन गोल क्या था कि मोनार्क की पावर को लिमिट कर देना। और दीज पावर्स instead of being concentrated in the hands of one person were now separated and assigned to a different institution। यानी कि पूरा पावर एक ही लोग के हाथ में था, अब वो डिवाइड हो गया कई लोगों के पार्ट में। जैसे कि किस में डिवाइड हो गया, द लेजिस्लेचर में हो गया, एग्जीक्यूटिव में हो गया, जुडिशरी में हो गया, ठीक है। इस तरीके से क्या हुआ, दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और इस तरीके से जब मोनार्क पावर को ख़त्म करके क्या कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल उसको सिस्टम कर दिया गया ना। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क पूरी तरीके से मोनार्क को नहीं ख़त्म किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क कर दिया गया, क्योंकि अब जो पावर थी वो अब कुछ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के हाथ में चली गई थी अब, ठीक है। आइए देखते हैं उसमें कि फिगर 7 एक्सप्लेन हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्कड। कैसे पॉलिटिकल सिस्टम वर्क करती थी ये हम जानेंगे। तो इस फिगर को समझाने से पहले मैं आपको एक पैरा ये बता दूं, उसके बाद से मैं समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा ये, ठीक है। देख लीजिए, ये लिखा हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉ इन द नेशनल असेंबली विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। यानी कि बात ये थी, सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का जो अधिकार है वो नेशनल असेंबली को सौंप दिया था, ठीक है, और सौंपा। और जो नेशनल असेंबली मतलब कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली लोगों को चुनी जाती थी। एंड दैट इज़ क्या था वो, दैट इज़ सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप फॉर द इलेक्टर्स हु इन टर्न चूज द असेंबली। नॉट ऑल सिटीजन्स हाउएवर हैड द राइट टू वोट। यानी कि सबसे पहले नागरिक और फिर निर्वाचन समूह का चुनाव करते थे। Only men above 25 year age who paid taxes equal to the at least 3 days of the labor's wages were given the status of active citizens। यानी कि देखो क्या था ना, इसमें सिटीजन्स को दो पार्ट में बनाया गया, एक किया गया एक्टिव सिटीजन्स, एक किया गया पैसिव सिटीजन्स, ठीक है। एक्टिव सिटीजन्स किसको कहा गया, यही एक्टिव सिटीजन्स ही सिर्फ वोट करने का इनको पास राइट था, पैसिव सिटीजन्स को वोट नहीं किया जा रहा था। इस एक्टिव सिटीजन्स में कौन से लोग थे, इस एक्टिव सिटीजन्स में वो लोग थे जिनकी एज 25 ईयर थी या 25 से अधिक थी, ठीक है। वही बात करी जा रही है कि ओनली मैन एबव 25 ईयर ओल्ड एज हैव पेड टैक्सेस इक्वल टू द एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर्स वेज। अच्छा, उनकी उम्र 25 साल भी होनी चाहिए थी या 25 साल से ऊपर होनी चाहिए थी, वो टैक्स भी पे करते हों। कितना टैक्स पे करते हों, 3 दिन के लेबर्स के वेज के बराबर, ठीक है, वो टैक्स पे करते हों, वही कहलाएंगे क्या, एक्टिव सिटीजन्स। दैट इज़ दे वर एंटाइटल्ड टू द वोट, इनको ही सिर्फ वोट देने का राइट था। द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वर क्लास्ड एज अ पैसिव सिटीजन्स, ठीक है। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन अ मेंबर ऑफ द असेंबली अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाइएस्ट पैकेट्स ऑफ द टैक्स पेयर। यानी कि जो भी बाकी जो 25 साल से जितने भी कम लोग थे या 25 साल से ऊपर के वो लोग जो टैक्स पे नहीं करते थे, ठीक है, या
पैसा नहीं कमाते थे उनको क्या किया गया, उनको पैसिव सिटीजन्स के फॉर्मेशन में रखा गया। अच्छा, और जो भी निर्वाचक की जो भी योग्यता थी, यानी कि इलेक्टर्स की जो भी क्या थी योग्यता थी, उसको प्राप्त करने के लिए, असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का क्या था कि टैक्स पेयर वाले हायरकी में शामिल होना ज़रूरी था। यानी कि अगर आपको एक्टिव सिटीजन्स बनना है, ठीक है, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। एक सिस्टम उन्होंने बनाया थर्ड स्टेट्स के लोगों ने। ये बात अलग है कि अच्छा है कि ख़राब है, वो बात की बात है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, मैं आपको ये फिगर मैं आपको बता दूँ। फिगर में अगर आप देख पाएँ तो ये यहाँ पे आप देखिए, वुमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25 ईयर ओल्ड, ये लोग हैं, तो ये पैसिव सिटीजन्स कहलाए। ये क्यों कहलाए? क्योंकि नो वोटिंग राइट्स, अबाउट 3 मिलियन मैन, और इनकी संख्या कितनी थी? लगभग 3 मिलियन थी इनकी संख्या। इनको वोट करने का कोई राइट नहीं था। अच्छा, इस सबसे इतर ये पूरे के पूरे वही हैं। अच्छा, इन सबसे अलग इनकी बात करें, ये वाला देखिए, एक्टिव सिटीजन्स एंटाइटल्ड टू द वोट, इनकी संख्या कितनी थी? इनकी संख्या 4 मिलियन थी। ठीक है, 28 मिलियन में से ये 4 मिलियन नहीं थे। अच्छा, अब ये वोट करते थे, किसको किसको वोट करते थे? अगर आप ध्यान से देखिए तो ये वोट कर रहे हैं, जुडिशरी को भी वोट कर रहे हैं, और ये वोट कर रहे हैं इलेक्टर्स को भी वोट कर रहे हैं, और इलेक्टर्स वोट करके अपना लेजिस्लेचर बना रहे हैं, आप ये देख पा रहे हैं। ठीक है, और ये जो लेजिस्लेचर है, ध्यान समझिएगा, और ये जो लेजिस्लेचर ये कंट्रोल कर रहा है किसको? एग्जीक्यूटिव को, यानी कि किंग को ये कंट्रोल कर ले रहा है। ठीक है, ये किंग को कंट्रोल कर रहा है, और साथ ही साथ ये जो लेजिस्लेचर है ये न सिर्फ एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर रहा है, बल्कि ये मिनिस्टर्स को भी, यानी कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी ये कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, और किंग के पास वीटो पावर था कि हाँ, उसको डिसीजन लेने का एक अधिकार था उसके पास, वो था। तो ये फिगर है, ये आप इसके माध्यम से भी जान गए होंगे। तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स के बारे में इस सेक्शन में बताया गया, अभी आपको बता देते हैं। इसमें देखिए दिया गया है कि थोड़ा सा इसको मैं जूम कर दूं। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ अ मैन एंड सिटीजन राइट्स सच एज राइट ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ वर एस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल एंड inalienable rights, that is, they belong to each human beings by birth and could not be taken away. ठीक है, तो it was the duty of the state to protect each citizen's natural rights. यानी कि यहाँ पे बात करी जा रही है कि संविधान जो था, उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स को लाया था उन्होंने, और उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स के साथ उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था शुरू होता था फ्रांस का। और क्या था उसमें? डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स में कौन कौन सी बातें कही गई थी? लोगों की राइट ऑफ लाइफ के बारे में बात करी गई थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करी जा रही थी, ओपिनियन के बारे में बात करी जा रही थी, इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में बात करी जा रही थी। इन जो भी ये जो चीज़ें थी, सारी जो राइट्स थी वो प्रॉपर रहें। अच्छा, एक चीज़ के बारे में उन्होंने ये भी कहा, ठीक है, कि जैसे बात करें कि उन्होंने इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करी थी कि सभी लोग कानून की नज़र में बराबर हैं। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, एक तरीके से कह सकते हैं कि इनएलिएनेबल राइट्स के बारे में बात करी, यानी कि नैसर्गिक या अहरणीय के राइट्स के बारे में बात करी। क्या था वो कि यानी कि ये अधिकार जो थे ये प्रत्येक व्यक्ति को बाय बर्थ तो प्राप्त थे, और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। ठीक है, और राज्य का ये कर्तव्य माना गया कि वो प्रत्येक नागरिक के इस राइट्स को क्या करे, रक्षा करेगा। उसके नेचुरल, जो उसके कुछ नेचुरल राइट्स होते हैं ना भाई, मान लो इंसान पैदा होता है तो उसके कुछ नेचुरल राइट्स होते हैं कि उसको जीने का अधिकार है, कोई उसको मार नहीं सकता। तो ये सब जो ऐसे ऐसे राइट्स थे वो उन्होंने बनाया और कहा कि इसको कोई भी छीन नहीं सकता। ठीक है, तो इस सेक्शन में इतना रहने दें, बाकी के जो चीज़ें हैं, ठीक है, उसको हम अपने वीडियो के नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। टिल देन, थैंक यू, स्टे सेफ।